प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना 8वां पाठ कर रहे थे पचमढ़ी। और ये जो पाठ है एक तरह से दो सहेलियों के बीच का जो पत्र है उस रूप में है तो ये यात्रा वृत्तांत। इसमें कि जो अपर्णा है अपने सहेली सिमरन को पत्र के द्वारा उसने अपना जो पचमढ़ी का जो दर्शन किया था उसके बारे में उसने विस्तार से बताया है। तो हमने कल तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कि सिमरन किस प्रकार अपने मौसा जी के साथ पचमढ़ी के लिए निकलती है और जबलपुर से जाने में लगभग 8 घंटे का कार द्वारा ये सफ़र पूरा होता है। रास्ता काफ़ी जो हम कहेंगे जो दृश्य था, पहाड़ी दृश्य इतना मनोहर था कि उसे रास्ते का पता भी नहीं चलता कि कब वे पहुंच गए। और जैसा कि उसने बताया था, उसने सबसे पहले जो पचमढ़ी में महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर ये 3 हम कहेंगे दर्शनीय स्थल जो थे उसे देखा। जैसा कि जो पहला जो स्थल है महादेव गुफा, महादेव भगवान शंकर जी का ही नाम होता है, तो उसी से ये जो गुफा थी एक तरह से हम कहेंगे ये 300 फीट लंबी जो गुफा थी वो किसी कुंड के पास जाके अंदर खुलती थी और वहाँ पे भगवान शंकर की एक विशाल मूर्ति थी। और गुफा का जो प्रकाश था वो काफ़ी हल्का हल्का था और उस हल्के प्रकाश में जो शंकर भगवान की जो मूर्ति थी वो काफ़ी भव्य और आकर्षक लग रही थी। तो सबसे पहले उसने महादेव गुफा देखा। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे चौरागढ़। जो दूसरा जो स्थल था वो चौरागढ़ में था। आज इसका पहले पठन और व्याख्या हम शुरू करते हैं। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है जहाँ मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने ही लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में कैद किया है, दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। तो इसमें अपर्णा ने बताया कि शायद वाणी उनके मौसा की लड़की हो सकती है या उसकी बहन भी हो सकती है। वे दोनों सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ करके वो चौरागढ़ के पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे थे। और चौरागढ़ की जो पहाड़ी की चोटी की क्या खासियत थी? ऊपर से वो समतल था और ऊपर एक लंबा चौड़ा मैदान था। इस मैदान पे एक मंदिर बना हुआ था और लोग शायद इस मंदिर के दर्शन करने के लिए ये इतनी ऊंचाई सीढ़ियों के द्वारा चलते थे। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई भी बता रखी है 4320 फुट। मैंने आपको बताया था जो ऊंचाई जो होती है किसी स्थान की वो समुद्र तल से ही नापी जाती है और समुद्र तल को 0 माना जाता है, 0। और तो जो चौरागढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी थी? 4320 फुट समुद्र तल से। और इस ऊंचाई पर से उन्होंने बड़े दूर दूर का जो मनोरम दृश्य देखा। मनोरम मतलब जो मन को अच्छा लगे। और वहाँ कई प्राकृतिक दृश्य कैमरे में उन्होंने कैद किए थे। शायद वनों के, जंगलों के, पहाड़ियों की, घाटियों के, झरनों और नदियों के जो दृश्य थे उन्हें प्राकृतिक दृश्य कहा जाता है। तो उन्होंने कैमरे में कैद किए थे, मतलब फ़ोटो खींचे थे। और उसने पत्र में लिखा कि ये जो चित्र थे या फिर जो फ़ोटो थे वे दिल्ली पे आके तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये भी भगवान शंकर का ही नाम है। तो 2 पहाड़ियों के बीच में जो है वहाँ पे
पानी की सफ़ेद धारा बहती है, जैसे कि जटाएं हों। कहते हैं ना साधु की या भगवान शंकर की जो सफ़ेद जटाएं होती हैं, वो उसका शायद आभास हो रहा था। दो पहाड़ियों के बीच से जो पानी गिरता है तो कैसे हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है और ये दूर से बहुत सुंदर लगता भी है। तो चौरागढ़ में क्या थी, चौरागढ़ से भी सीधा जटाशंकर गए। वहाँ दो पहाड़ियों के बीच से जो गिरता जो था वे उन्होंने देखा। अगले दिन हम यहाँ से प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है। शायद इसलिए शायद इसे रजत प्रपात भी कहते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई ने हमारी हिम्मत जवाब दे गई। तो अब चलते हैं बी फॉल के बारे में। जैसे कि बी फॉल इंग्लिश में बिग फॉल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और इसमें जो जलप्रपात क्या होता है, जब ऊंचे से पहाड़ी से अगर कोई झरना गिरता है तो उसे जलप्रपात बोला जाता है। इंग्लिश में वाटरफॉल कहा जाता है, हिंदी में जलप्रपात। और ये जो बी फॉल के नाम से प्रसिद्ध है, बिग फॉल, और ये 150 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। तो काफ़ी ऊंचाई से गिरता है और काफ़ी सुंदर दृश्य होगा। और जब पानी गिरता है तो चांदी की तरह चमकता है। जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती होंगी तो जो जल की धारा है बिग फॉल की, वो चांदी की तरह चमकती है। इसीलिए कई लोग इसे रजत प्रपात भी कहते हैं। रजत चांदी को कहा जाता है, आपको पता है। रजत का क्या अर्थ होता है, चांदी। और इसका नाम रजत प्रपात भी कहा जाता है। शायद जब पानी गिरता है तो सूरज की रोशनी के कारण जो चमक होती है वो चांदी की तरह नज़र आती है। इसलिए कुछ लोग बिग फॉल को या बी फॉल को रजत प्रपात भी कहते हैं। तो इन्होंने एकदम इसका बी फॉल तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की उतराई थी। पहाड़ से उतर करके बी फॉल के तक वे पहुंचे थे। उतरना तो पहाड़ी पे काफ़ी आसान होता, लेकिन जब उन्हें शाम को चढ़ना पड़ा तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। क्योंकि पहाड़ी पर आपने अनुभव किया होगा कि उतरना जो होता है वो आसान होता है चढ़ने की अपेक्षा। आपने सीढ़ियों पे भी अनुभव किया होगा, सीढ़ी से उतरना जो होता है वो आसान होता है चढ़ने की तुलना में। तो अपर्णा ने भी इसे महसूस किया कि 4 किलोमीटर की जो उतरना जो था वो तो काफ़ी आसान लगा, लेकिन जब उन्हें 4 किलोमीटर चढ़ना पड़ा तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। मतलब वे थक चुके थे। कुछ खा पीकर हम दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी पर है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। तो ये जो पहाड़ था राजेंद्र गिरी, इसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से ही पड़ा है। और ये हम कहेंगे इस पर्वत पर दूर दूर तक जंगल फैले हुए और जंगल काफ़ी सुंदर लगते हैं। उसी के बारे में बताया गया था। और एक नाम भी आपको बताया गया कि ये जो नाम था भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से को समर्पित किया गया था। इस गिरी को पहाड़ कहते हैं। तो राजेंद्र गिरी मतलब जो पहाड़ था वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए उस पहाड़ का नाम राजेंद्र गिरी रखा गया था। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी से कुछ दूरी पर ही सुंदर वन फैला है। हम सुंदर वन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। तो राजेंद्र वन गिरी के ही पास में ये जो नदी बहती थी देनवा, और नदी के किनारे भी एक जंगल था, उसका नाम है सुंदरवन।
सुंदरवन शायद काफ़ी घना जंगल था, इस कारण से अपर्णा ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि लोगों ने भी बताया था कि वहाँ तक तरह तरह के या कई प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव। उसके बाद में है हमारा अगला जो है उसके बाद पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। उसके बाद भी गए थे धूपगढ़ एक हम कहेंगे पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ है। पचमढ़ी जो हम कहेंगे दर्शनीय स्थल है, वहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़, वहाँ पे बहुत सी पहाड़ियाँ थी, राजेंद्र गिरी थी, लेकिन सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसका नाम है धूपगढ़। और धूपगढ़ की क्या विशेषता बताई गई है कि वहाँ का वो इतना ऊंचा है, समुद्र तल से लगभग वो 4430 फुट की ऊंचाई पर। और वहाँ का क्या अनुभव उसने किया कि वहाँ पे बादलों को भी हाथ से छुआ जा सकता। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो पचमढ़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है, क्योंकि पहाड़ एक दो नहीं होते, पूरी उनकी श्रेणी होती है। जैसे कि इंग्लिश में उसे रेंज कहा जाता है। जैसे ग्रेट हिमालयन रेंज वो बहुत लंबा है, अफ़गानिस्तान से ही शुरू हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश के भी आगे हम कहेंगे बर्मा तक जाता है, म्यांमार तक जाता है। तो एक पहाड़ जो होती है उसे श्रेणी कहा जाता है। पूरी एक दीवार की तरह होती है, एक तरफ से शुरू होती है और बहुत लंबा 2-3 हज़ार किलोमीटर लंबी पर्वतों की श्रेणियाँ होती हैं। तो ये तो उतनी बड़ी नहीं, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है संसार की सबसे लंबी बड़ी पर्वत श्रेणी भी है, और उसका ही एक पहाड़ संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है एवरेस्ट। तो ठीक इसी तरह सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसका सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो है धूपगढ़। तो सतपुड़ा रेंज इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो वहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, मैंने आपको बताया था ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से ही नापी जाती है। 4430 फीट ऊंचा है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है? धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई है 4430 फुट। तो वहीं का अनुभव वो कहती है, यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। अपर्णा ने क्या महसूस किया कि जब वो इस पर्वत की चोटी पे पहुंची तो यहाँ बादल लगता था कि सर को छूते हुए ऊपर से गुजर रहे हैं। मुझे तो रोमांच हो आया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास से ही वह खुशी से पागल हो रही थी। तो जब बादल चेहरे से टकराते हैं तो ये जो ठंडक अनुभव होती है और जिसका एहसास होता है वो अपर्णा ने उसको महसूस किया और बता रही थी कि इतनी उसे खुशी हो रही थी, लग रही थी कि वो खुशी से ही पागल हो जाएगी। मतलब वो काफ़ी रोमांचित हो गई थी। शायद उसने पहली बार देखा था बादल अपने सर के ऊपर से या चेहरे से छूते हुए गुजरते हुए, तो इस कारण से वह रोमांचित हो गई थी। रोमांच को कहते हैं पुलक या खुशी। खुशी से रोंगटे खड़े होना, कभी कभी डर से भी होते हैं, लेकिन एक खुशी से भी। अगर हमने कोई अनुभव पहले ना किया हो जीवन में तो ऐसे जो अनुभव होते हैं वो रोमांच पैदा करते हैं। जैसे कि बादल तो सबने देखे, लेकिन जब बादल सर से टकराए, चेहरे को छूते हुए निकले, तो ये जो भावना है, ये जो एहसास है, ये काफ़ी लोगों को खुशी में डुबा देता है। खुशी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि डर से होते हैं, लेकिन यहाँ पे खुशी से भी ऐसा होता है। सुना होगा ना कि खुशी के भी आंसू होते हैं, हमेशा दुख के ही नहीं होते। तो उसी तरह इसमें खुशी के कारण अपर्णा ने ये महसूस किया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास से ही
हम खुशी से पागल हो रहे थे, काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होते। तो कहते हैं ना कि अपने खुशी के पल में हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त, उसके जो जो करीबी हैं वो पास हो। तो अपर्णा ने भी सिमरन को उस समय याद किया कि काश सिमरन भी यहाँ पे होती, क्योंकि बाकी परिवार के तो सदस्य थे ही, सिमरन नहीं थी। तो उसने भी अनुभव किया कि अगर सिमरन को भी यह आभास मिल जाता कि कैसे बादल सर को छूते हुए निकल रहे हैं, जो ठंडक का अनुभव होता है चेहरे पे बादलों के टकराने से, उसका अनुभव वो काश सिमरन भी कर पाते। अभी तो और भी कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डैचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सखी अपर्णा। तो अपर्णा ने अपना पत्र यहीं पे बंद करना सीखा, क्योंकि उसे लग रहा था शायद पत्र लंबा हो गया है। अभी और भी बहुत से चीज़ थे, जैसे कि उसने कुछ दृश्यों, कुछ जगहों के नाम बताए कि जैसे पांडव गुफाएं वहाँ पे थी, उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि पत्र बड़ा हो गया था। डेचिस फॉल, वहाँ पे जो झरने गिरते हैं वो फॉल के रूप से भी, नाम से भी जाने जाते हैं। तो डेचिस फॉल अभी उसको देखना था, तो इसने पत्र को यहीं पे ही बंद कर दिया और क्या कहा कि बाकी जो बातें, क्योंकि हर चीज़ शब्दों में तो नहीं लिखी जा सकती, तो कुछ मैं आके भी बताऊंगी इन सब जो पचमढ़ी के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, जब पत्र बंद करते हैं तो घर के जो बड़े हैं उनको भी प्रणाम कहा जाता है। तो उसने भी कहा कि चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहिएगा। और जब हम पत्र बंद करते हैं क्या लिखते हैं, तुम्हारी सखी अपर्णा। तो उसने भी यही लिखा, तुम्हारी सखी अपर्णा। तो ये था हमारा पचमढ़ी पाठ। इसमें पचमढ़ी के बारे में अपर्णा अपनी सखी सिमरन को बताती है पत्र के माध्यम से। तो हमने एक तरह से अनौपचारिक पत्र पढ़ा, जिसे कि अपर्णा ने अपनी सहेली सिमरन को लिखा था। तो इसमें हमने क्या जाना कि उसने अपना जो यात्रा था, पचमढ़ी की यात्रा के बारे में उसने विस्तार से बताया, कौन कौन सी चीज़ें देखी। और मन में बड़ी जिज्ञासा होती, खासकर बच्चों की, अगर वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो अपने माता पिता या दोस्तों को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे शायद उसे अपने सहेली सिमरन की बहुत याद आई, तो उसने सिमरन को पचमढ़ी के बारे में पत्र के द्वारा बताया। तो ये था हमारा पाठ 8 पचमढ़ी। तो इसके अंदर हमने कुछ मुख्य चीज़ें जो थी उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि महादेव गुफा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में था चौरागढ़ और जटाशंकर। ये 3 पहले दिन अपर्णा ने देखे थे। और अगले दिन, दूसरे दिन की बात है कि उसने वहाँ पे बी फॉल देखा, जिसे कि रजत प्रपात भी कहा जाता है। जल प्रपात होता है जब पानी ऊंचाई से पहाड़ी की गिरता है, उसे जल प्रपात कहा जाता है। यहाँ पे बी फॉल, वाटरफॉल को, यहाँ बिग वाटरफॉल को बी फॉल भी कहा जाता है। और हिंदी में उसका नाम रजत प्रपात क्यों रखा, क्योंकि उसका जो जल है 150 फीट की ऊंचाई से जब गिरता है और जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो चांदी की तरह चमकता है। तो उसका रंग, पानी का रंग कैसा हो जाता है, लगभग चांदी के रंग की तरह हो जाता है। शायद इस कारण से ही इसे रजत प्रपात भी कहा जाता है। उसके बाद राजेंद्र गिरी के बारे में बताया गया ये। उसके बाद देनवा नदी के बारे में बोला है। नदी के ही पास सुंदरवन जो था, जैसे कि नाम सुंदरवन, नाम से ही पता चलता है कि किसी जंगल का नाम है, वन का। और अंत में उसने बताया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा पहाड़, या हमें ये भी कह सकते हैं पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 4430 फुट था। और जहाँ बादल अपर्णा के सर को छूते हुए निकल रहे थे। तो ये था, हम कहेंगे, जो पत्र के मुख्य
थे। आपको आज का गृह कार्य आपको बता देते हैं। इस पत्र को आप कम से कम 2 बार पठन अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम कल इसका सारांश आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।